सरला धीरे धीरे पीछे की ओर हट रही है। उसके सामने एक लंबी सी नागिन है जो उसकी तरफ बढ़ रही है। सरला बहुत डर गई। कमरे के अंदर इतनी बड़ी नागिन आखिर आई कहाँ से? सरला जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये नागिन मुझे मार डालेगी, बचाओ। चुप, एकदम चुप, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुझे याद नहीं आ रहा है? याद कर 10 साल पहले क्या हुआ था, याद कर। असल में सरला जितनी भोली दिख रही है उतनी है नहीं। सरला अपने बेटे के साथ रहती है। 12 साल पहले की बात है। रमेश ने माधवी नाम की एक लड़की से शादी करने का फैसला किया। रमेश और माधवी की शादी भी हो गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक रात रमेश की नींद टूटी तो उसने देखा कि माधवी कमरे में नहीं है। उसने माधवी को पुकारा, माधवी, माधवी, कहाँ हो तुम? माधवी। बुलाने पर माधवी से कोई उत्तर नहीं मिला। रमेश परेशान हो गया और माधवी को इधर उधर ढूंढने लगा, पर माधवी का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर रमेश अपनी माँ सरला को बुलाने उसके कमरे में जाता है। माँ, माँ, उठो माँ। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, माधवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं इतनी रात को कहाँ गायब हो गई। क्या मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रही है? वो धुआं है क्या जो हवा में मिल जाएगी? पता नहीं माँ, आप चलिए खुद ही देख लीजिए। दोनों माधवी के कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद है। सरला दरवाजा खोलती है और देखती है कि माधवी अपने बिस्तर पर सोई हुई है। रमेश चौंक जाता है। बेटा रमेश, बहू तो इधर ही है, लगता है तूने कोई सपना देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माधवी थोड़ी देर पहले यहाँ नहीं थी, पता नहीं अभी कहाँ से आ गई। क्या हुआ? आप दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग सो जाओ। ये बोलकर सरला अपने कमरे में चली जाती है, मगर रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और उसका संदेह बढ़ता है। अगले दिन रात को रमेश और माधवी सो जाते हैं। रमेश आंख बंद कर सोने का नाटक करता है। वो देखना चाहता है कि कल रात की तरह आज भी माधवी कहीं जाती है या नहीं। थोड़ी देर बाद माधवी बिस्तर से उठकर खड़ी होती है और एक नागिन का रूप धारण करती है और फिर कमरे की खिड़की से बाहर चली जाती है। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये क्या देखा मैंने? मेरी पत्नी की इच्छाधारी नागिन है। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर माँ को सब कुछ बताता हूँ। रमेश सरला को जाकर सब कुछ बताता है। सरला सोचती है कि रमेश ने आज भी कोई सपना देखा है। सो जा बेटा, तूने आज फिर से जरूर कोई सपना देखा है। नहीं माँ, ये सपना नहीं है, ये सच है। आप अभी चलिए मेरे कमरे में। सरला रमेश के साथ कमरे में जाती है और उसी वक्त खिड़की से नागिन अंदर आती है और माधवी का रूप ले लेती है। अब सरला भी चौंक जाती है। हाय राम, ये क्या है बहू? हाँ, ये सब क्या है माधवी? माधवी के पास अब कुछ भी छुपाने का नहीं है। वो सब सच बोलती है। हाँ माँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। बहुत दिनों पहले एक साधु के अभिशाप से मैं नागिन बन गई थी। साधु ने कहा था कि जिस दिन मुझे सच्चा प्यार मिलेगा उसी दिन मैं इस अभिशाप से मुक्त हो सकूंगी, मगर अफसोस शादी के बाद भी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। नागिन डायन, तुझे मेरा बेटा ही मिला था फंसाने के लिए। फंसाया नहीं माँ, मैं तो बस सच्चे प्यार की खोज में थी। भाड़ में गया तेरा सच्चा प्यार, नागिन कहीं की। अरे माँ, मैंने एक नागिन से शादी कर ली। चिंता मत कर बेटा, गलती तो सबसे होती है, मगर उस गलती को सुधारना पड़ता है। तू भी अपनी गलती सुधार ले, मार डाल इस नागिन को। रमेश डंडा लाता है और माधवी को मारता है। सरला भी माधवी को डंडे से मारती है। डायन, चुड़ैल कहीं की, आज ही तेरा आखिरी दिन है। मुझे मत मारिए माँ, मुझे मत मारिए। माधवी चिल्लाती रहती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। सरला और रमेश मिलकर माधवी पर अत्याचार करते हैं। मार खाते खाते माधवी नागिन का रूप धारण करती है और उसी रूप में उसका देहांत हो जाता है। रमेश नागिन माधवी के शरीर को उठाकर बाहर जंगलों में फेंक देता है और घर वापस आ जाता है। हम बाल बाल बच गए बेटा, वरना क्या पता वो इच्छाधारी नागिन हमारे साथ क्या क्या करती। अच्छा है तूने सब कुछ देख लिया। हाँ माँ, लेकिन अब क्या होगा? अब फिर से तेरी शादी होगी तो चिंता मत कर, इस बार मैं खुद तेरे लिए लड़की देखूंगी। अगले दिन से सरला ने रमेश के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अंजलि नाम की एक लड़की से रमेश की शादी भी हो गई।
अंजलि बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, उसके मन में कोई खोट नहीं है। वो सरला और रमेश की हर बात मानती है और दोनों को बहुत खुश रखती है। अंजलि से शादी करके रमेश भी बहुत खुश है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। रमेश और सरला माधवी को भूल गए, मगर कहते हैं ना कि पाप किसी को नहीं भूलता। एक दिन सरला अंजलि से अपना वंश आगे बढ़ाने के बारे में बात करती है। बहू, तुम लोगों की शादी को 2 साल हो गए, अब तो पोते का मुंह दिखा दो। माँ, आप भी ना, मुझे शर्म नहीं आती है क्या? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अपने वंश को बढ़ाना है कि नहीं? अब वो वक्त आ गया है बहू। अंजलि शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। 1 साल बाद अंजलि की गोद में एक नन्ही सी बच्ची आती है। अंजलि हमेशा से चाहती थी कि उसकी एक बेटी हो, इसीलिए वो बहुत खुश है। अंजलि अपनी बेटी का नाम पायल रखती है, मगर रमेश और सरला बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो दोनों लड़का चाहते थे। इसके बाद सरला अंजलि को ताने मारना शुरू करती है। एक दिन अंजलि अपने कमरे में बैठकर बच्ची को खिला रही है। उस वक्त सरला वहाँ पर आ जाती है। क्या रे कलमुही, हमेशा इस बच्ची को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती है, घर का काम कौन करेगा? अभी करती हूँ माँ। अंजलि अपनी बेटी को बिस्तर पर सुलाकर घर का काम करने चली जाती है। पता नहीं ये लड़की कहाँ से टपक पड़ी। एक साधु ने तो कहा था रमेश की पहली संतान एक लड़का होगी, इसको तो मैं जंगल छोड़कर आऊंगी। सरला ने पायल को उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ी। उसको जंगल में रखकर सरला वापस चली आई। जब अंजलि ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो सरला ने बोला कि वो कुछ भी नहीं जानती है। थोड़ी देर बाद अंजलि रोते हुए जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी पायल बिस्तर पर सोई हुई है। वो खुशी से झूम उठती है, मगर सरला को आश्चर्य होता है। मैं तो इसे जंगल में रख कर आई थी, फिर ये वापस कैसे आई? इस बात का उत्तर सरला को नहीं मिलता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। इस 8 साल में पायल को न पिता का प्यार मिला और न ही दादी का, बस उसकी माँ अंजलि ही उससे प्यार करती है। एक दिन सरला घर पर अकेली होती है। वो अपने कमरे में जाती है और चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर एक नागिन बैठी हुई है। सरला को देखते ही वो नागिन उसे डसने के लिए आगे बढ़ती है। सरला पीछे हटती है। कमरे के अंदर इतनी बड़ी नागिन आखिर आई कहाँ से? सरला जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये नागिन मुझे मार डालेगी, बचाओ। चुप, एकदम चुप, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुझे याद नहीं आ रहा है? याद कर 10 साल पहले क्या हुआ था। याद कर, आज ही वो दिन है जिस दिन तूने और रमेश ने मिलकर एक बेगुनाह की जान ली थी, एक इच्छाधारी नागिन की जान ली थी। सरला को सब कुछ याद आता है। वो बोलती है, तुम कौन हो? तुम उसकी क्या लगती हो? मैं वही हूँ, तेरे ही घर में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद वो नागिन एक बार पायल का रूप ले लेती है और एक बार माधवी का। उसके बाद फिर से वो नागिन बन जाती है। इतने में रमेश वहाँ पर आ जाता है। नागिन उसे भी डसने के लिए आगे बढ़ती है। नागिन रमेश को भी सब कुछ बताती है। सब सुनकर रमेश और सरला नागिन से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। मगर नागिन किसी की बात नहीं सुनती है और दोनों को डस लेती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इतने में वहाँ अंजलि आ जाती है और सब कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर वो नागिन को जाकर गले लगा लेती है। बेटी तो इन लोगों को माफ कर दे बेटी। माँ, आप जानती हैं मैं कौन हूँ? मैं हमेशा से ही जानती थी। तेरे जन्म के बाद ही मुझे सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि तेरा जन्म ही नागिन रूप में हुआ था। फिर भी आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ बेटी, मैं तेरी माँ जो हूँ। ये बोलकर अंजलि नागिन को फिर से गले लगा लेती है। नागिन पायल के रूप में वापस आ जाती है। मेरा श्राप टूट गया, मेरा श्राप टूट गया। मुझे सच्चा प्यार मिल गया। आप भी मुझे सच्चा प्यार करती हैं। श्राप टूटने के बाद उसका जहर भी किसी काम का नहीं रहा। सरला और रमेश ठीक हो गए और उन्होंने माफी मांग ली। पायल और अंजलि ने दोनों को माफ कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें